गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इरिलियम डाईएजोनियम लवण, एराइल डाईएजोनियम लवण। जो डाईएजोटीकरण है वह कैसे होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं और किन किन कंडीशंस पे होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि इसकी जो कपलिंग रिएक्शन है उससे बहुत सारी एजोडाइज बनती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की हम नाइट्रस एसिड कहाँ से मिलेगा हमें? जब हम सोडियम नाइट्राइट और कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं, HCl से जब रिएक्शन कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो हमें एरिल डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाईएजोटीकरण कहलाती है। आप नीचे रिएक्शन देखिए। सिंपल अमीन एनिलिन लिया है हमने, एनिलिन की रिया हमने HNO2 से रिएक्शन कराई है। और ये HNO2 कहाँ से बना है? ये बना है Na-Na2 और HCl की रिएक्शन से। तो हमें यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट मिलता है। अब जो एलिफेटिक अमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हमें एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है, परंतु ये बहुत अस्थायी होते हैं तथा कम ताप पर विघटित हो जाते हैं। यानी कि यदि हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 से, तो हमें यहाँ से भी एजो प्रोडक्ट मिलता है, मगर ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है और उस वजह से डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन गैस निकालकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला होता है ArNH2X। X यहाँ पे Cl, Br, NO3, HSO4, BF3 कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है और ये है हमारा बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट है। अब बात आती है क्रियात्मक समूह की। तो इसका जो क्रियात्मक समूह है वो NHX है, यानी N2X इसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब है अगला पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजोडाईएजोनियम क्लोराइड। अपन यदि इसका मेथड देखें तो 1 मोल एनिलिन को हम 3 मोल HCl में घोलते हैं और जो 1 मोल एनिलिन के साथ लवण बनाता है जो कि 1 मोल HCl सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करके अभिक्रिया करके HNO2 बनाता है और जो 1 मोल है आवश्यक रूप से अम्लीय माध्यम को बनाने के लिए रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री ताप पर उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम सोडियम नाइट्रेट को भी जल में घोलकर 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं, यानी कि हमारा दोनों सॉल्यूशन ठंडा कर लिया जाता है। अब धीरे धीरे एनिलीन के विलयन में हम जो है हमारा सोडियम नाइट्रेट है उसको डालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी 5 डिग्री से ज़्यादा तापक्रम नहीं होना चाहिए। यदि ताप बढ़ने लगता है तो हम डाईएजोनियम जो लवण है वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। उसके बाद सोडियम नाइट्राइट विलयन को एनिलीन के विलयन में तब तक डालते हैं जब तक कि अभिक्रिया मिश्रण में जो है स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड में भीगे फिल्टर पेपर को जब तक ये नीला नहीं कर देती। यदि नीला रंग आ जाता है तो सोडियम नाइट्रेट विलयन को डालना हम बंद कर देते हैं। फिर सोडियम नाइट्राइट की अधिकता में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में यूरिया मिलकर ये सोडियम नाइट्राइट के आधिक्य को समाप्त कर देता है। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से समाप्त कर देगा। आप रिएक्शन देखिए, ये आपका यूरिया है, यूरिया HNO2 के साथ रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड NO2 और H3O निकलेगा। यानी डाईएजोनियम लवण बनाने के उपरांत शीघ्रता से संश्लेषित विधि में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जलीय विलयन में ही स्थायी होता है। क्योंकि और डाईएजोनियम लवणों को ठोस अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये शुष्क अवस्था में विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजर के रूप में हो जाते हैं। अब रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाईएजोनियम में रिएक्शन देखिए। NH अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया। यहाँ NaNO2 और HCl से रिएक्शन होकर NaCl बना और ये आपका जो सॉल्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना है उसने HNO2 से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन पर करके हमें डाईएजोनियम सॉल्ट लिया है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में आप देखिए कि सबसे पहले आपका जो सोडियम नाइट्राइट है HCl से रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड बनाता है। ये नाइट्रस एसिड जो है यहाँ पे देखिए HCl से रिएक्शन करेगा तो Cl निकल जाता है और आपको ये मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कभी भी कैरी नहीं करता, ये जल्दी ही वाटर मॉलिक्यूल डिस्चार्ज कर देता है NO
में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नाइट्रोसोनियम आयन आपका बन जाता है। अब आगे की रिएक्शन देखिए, ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन पर रिएक्ट करेगा। आप यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से एक प्रोटॉन निकला, फिर दूसरा प्रोटॉन निकला, और इस तरह से हमें डाईएजोनियम सॉल्ट हमें मिलता है। अब बात आती है कि यदि इस पर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट हम क्या कहेंगे कि जो प्राथमिक एरोमेटिक अमीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूटेड यदि कोई जुड़ा हुआ है, तो अमीनो समूह में नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि नाइट्रोसोनियम आयन का आक्रमण जो होगा वो और अधिक सुगमता से होगा। इस प्रकार के यौगिक में जैसे ऑर्थोटाइलोइडिन है, पैरामेथॉक्सी एनिलीन है आदि को हम डाईएजोटीकरण उनमें बहुत आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। अब सेकंड है पॉइंट है कि यदि प्राथमिक अमीन में जिसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आसानी से डाईएजोटीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है NH2 ग्रुप की, उसको वो कम कर देगा। और आपको इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस करते हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा वो उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं है। अब आता है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ राइजोनियम क्लोराइड का है वो इस तरह का है। आप यहाँ पर देखिए कि ये आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सॉल्ट है और किस तरह से ये रेजोनेंस द्वारा, आप ये देखिए रेजोनेंस द्वारा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है, एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर आता है और एक बार इधर आता है। और चूंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होने की वजह से ये रेजोनेंस भी शो करता है। तो आप देखिए कि जो एल्किल डाईएजोनियम लवण है अपेक्षाकृत डाई एरिल एजोनियम लवणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, वो भी रेजोनेंस की वजह से होते हैं, क्योंकि बेंजीन वाले में अनुनाद के कारण होता है। अब ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर गए इस नाइट्रोजन से, यानी कि बेंजीन रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए बाहर आ जाते हैं नाइट्रोजन के पास में। और ये देखिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इन अनुनादी संरचनाओं की वजह से डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो और अधिक स्थायी हो जाता है। अब बच्चों बात आती है केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन देती हैं। तो जो एरिल डाइएजोनियम लवण है अत्यंत उपयोगी होता है, इसका संश्लेषित रूपांतरण में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है जो एरिल एजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड है वो किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो पहली आती है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में रिप्लेसमेंट अभिक्रियाओं में डाइएजोनियम समूह किसी एक संयोजी नाभिक स्नेही द्वारा मूलक या आयनिक प्रतिस्थापी क्रियाविधि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल आया और नाइट्रोजन गैस निकल गई और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया। सेकंड रिएक्शन होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम कैटालाइज लेकर आते हैं या फ्री रेडिकल बना, नाइट्रोजन निकल गया और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। लास्ट हमारे पास मैकेनिज्म है वो है आयनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि हमारी जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह से हुई। जो आयनिक मैकेनिज्म है उसमें आप ये देखिए कि पहले नाइट्रोजन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होकर नाइट्रोजन निकलेगा और आपको यहाँ पर देखिए आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे नजर आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगली रिएक्शंस आती हैं कपलिंग रिएक्शन। इन अभिक्रिया में डाईएजोनियम लवण का सक्रिय एरोमेटिक यौगिक के साथ युग्मन होता है, जिसमें डाईएजोनियम समूह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद की उपस्थिति में होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो कपलिंग रिएक्शन है उसको आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हमारा वाई कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सबसे पहले यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में यहाँ पर बॉन्ड एक टूटेगा, यहाँ पर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो यहाँ पर अटैक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आपका है नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड है और यदि ये इस बेंजीन रिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये NH में कन्वर्ट होगा और इसके बाद में आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग का अटैक होगा, जो कि इसकी पैरा पोजीशन पे यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इस रिएक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर इस तरह से यहाँ पर ये कपलिंग रिएक्शन होगी और एक प्रोटॉन निकल जाएगा और इस तरह की यहाँ पे कपलिंग रिएक्शंस होती हैं। तो बच्चों पहले हम देखेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ClBr और जो CN समूह का किस तरह से प्रतिस्थापन होता है, इसे हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। जब एरिल डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस लवण
क्यूप्रस लवण क्यूप्रस क्लोराइड के या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है या साइनोबेंजीन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है और इन अभिक्रियाओं में CuCl तथा CuBr के स्थान पर KCl KBr का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि क्यूप्रस आयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी कि इसको कैटालाइज करता है। अब इसका जो मॉडिफाई रिएक्शन थी वो कौन सी थी कि उपयुक्त अभिक्रिया में यदि क्यूप्रस लवण के स्थान पर यदि हम कॉपर पाउडर को यूज करें तो भी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन से हमें क्लोरोबेंजीन, कॉपर की HBr की रिएक्शन से शायद ब्रोमोबेंजीन और कॉपर की यदि KCl के साथ रिएक्शन कराएं तो साइनोबेंजीन हमें मिलती है। अब रिप्लेसमेंट में यदि -I प्रतिस्थापी हो, जब डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाइएजोनियम समूह -I मतलब आयोडाइड द्वारा प्रतिस्थापी हो जाता है, यानी कि आपका डाइएजोनियम यहाँ से निकल जाएगा और हमें आयोडोबेंजीन मिलेगा। इसी तरह से यदि हम F फ्लोराइड जोड़ें तो जब डाइएजोनियम लवण की बोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते तो डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापी फ्लोरो समूह द्वारा हो जाता है। इस अभिक्रिया में जो डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है गर्म करने पर विघटित हो जाता है और एरिल फ्लोराइड बनाता है और अभिक्रिया इस तरह से होगी। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका Cl को रिप्लेस करके BF4 जुड़ा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर ये यहाँ से ये निकला और आप ये देखिए यहाँ पे फ्लोरो जुड़ गया, BF3 यहाँ से निकल गया। सबसे पहले अमोनिया निकला, यहाँ से नाइट्रोजन निकला, यहाँ पे नाइट्रोजन मिसिंग है लिखा हुआ, उसके बाद में ये यहाँ से निकला। अब इस अभिक्रिया में जो BF4 है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है और इसे हम बेल्ज शीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों नाम लिखा हुआ है और नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यदि डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइएजोनियम लवण OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन निकल गई, OH यहाँ पर जुड़ गया और सिंपली बच्चों यदि वाटर के साथ इसको हीट भी कर देते हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन है फिनॉल की। फिनॉल सिंथेसिस में डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि पानी के साथ गर्म करते हैं तो भी हमें डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए, पहले नाइट्रोजन निकल जाता है, एराइल कैटायन बनता है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें फिनॉल देता है। अब यदि हम क्यूप्रस ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराए तो भी फिनॉल का संश्लेषण किया जा सकता है। डाइएजोनियम सॉल्ट जो है हमें फिनॉल देता है। अगली रिएक्शन है बच्चों एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यदि डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को अल्कोहल की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है तो डाइएजोनियम समूह एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए OR सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा और हमें एल्कोक्सी एल्कोन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी तरह से अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। डाइएजोनियम क्लोरोबोरेट की कार्बन जो कॉपर पाउडर की उपस्थिति में यदि हम सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह में हो जाता है। तो HBr से देखिए यहाँ पर CuNO2 के साथ रिएक्शन करें, नाइट्रोजन निकली और नाइट्रोबेंजीन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। अब है रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेसमेंट या हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जब डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो डाइएजोनियम लवण जो का अपचयन हो जाता है, जिसमें डाइएजोनियम समूह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप देखिए रिएक्शन कॉपर के साथ रिएक्शन हुई, सबसे पहले NO2 निकला, कॉपर Cu+1 से +2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ हमें फ्री रेडिकल मिला है। फ्री रेडिकल में अब यहाँ पर देखिए जो आपका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है उसने रिएक्शन करी है और यहाँ पर हमें एज ए बेंजीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब पूरी मैकेनिज्म देखिए, पूरी मैकेनिज्म है। अब डाइएजोनियम लवण को साथ साथ H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गर्म करने पर भी हमें डाइएजोनियम समूह जो है वो हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अगली रिएक्शन है आर्सेनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यदि डाइएजोनियम लवण की कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनेट के साथ क्रिया कराने से फेनिल आर्सेनेट प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम बॉट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में किससे करा रहे हैं, सोडियम आर्सेनेट से करा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में,
फेनिल आर्सेनिक अम्ल मिलता है। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन है हमारी एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब डाइएजोनियम लवण की किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते तो डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन एरिल समूह में हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए NOH की परिस्थिति में NO2 निकल जाएगा और यहाँ पर पूरी बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, बाइफेनाइल हमें मिलेगा। जो ये रिएक्शन है इसको गॉबरमान रिएक्शन कहते हैं और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो फर्स्ट देखिए NaOH से रिएक्शन करके ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, NaX यहाँ पे निकल गया। अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियोफाइल OH इसके साथ जुड़ गया। इसके बाद में आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आपके फर्दर रिएक्शन हुई है, जो आपका डाइएजोनियम है ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और इस तरह से N प्लस से पॉजिटिव चार्ज हटेगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ से आपको फ्री रेडिकल मिलता है और ऑक्सीजन से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यहाँ से NO2 निकल जाएगा और ये फ्री रेडिकल मिला आपको, यहाँ ये फ्री रेडिकल मिल रहा है जो अगले बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है उसके साथ कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। अब अगली रिएक्शंस हमारी आती हैं, कपलिंग रिएक्शन आ रही हैं। अब कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म अपन ने पीछे भी देखी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एरिल डाइएजोनियम लवण में यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे कि OH है, NH2 है, NHR है, NR2 है इत्यादि युक्त अत्यधिक सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों के साथ ये युग्मन अभिक्रिया करते हैं और इसके फलस्वरूप हमें चमकीले रंगीन के एजो डाइज हमें मिलती है और ये जितनी भी है जो ये कपलिंग रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और किस तरह से रेजोनेटिंग हमें यहाँ मिलता है। ये अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जिनमें धनावेशी डाइएजोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि डाइएजोनियम आयन आकार में बड़े होते हैं इस कारण प्रतिस्थापन मुख्य रूप से कम त्रिवीय में विन्यासी बंधित यानी कि पैरा स्थिति पर ही होता है। यदि पैरा स्थिति पर पहले से ही कोई समूह जुड़ा होता है तब उस कंडीशन में जाने पर हमें ऑर्थो स्थिति में होगा। यदि पैरा पोजीशन पे यदि कोई ग्रुप जुड़ा है तो उस कंडीशन में ऑर्थो स्थिति पे होगा, अन्यथा हमारा हमेशा जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो पैरा पोजीशन पे होती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस न हो। फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन है हमारी फिनॉल के साथ युग्मन। एरिल डाइएजोनियम लवण हल्के क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ युग्मन करके पैरा हाइड्रोक्सी एजो यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए हल्के क्षारीय माध्यम में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है जो कि अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनॉल के अधिक सक्रिय होता है। अब आप यहाँ पर अगली मैकेनिज्म देखिए इसकी, ये फिनॉल है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनाया। अब ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और अच्छे से रिएक्शन को करेगा। यदि युग्मन अभिक्रिया हम प्रबल क्षारीय माध्यम में कराई जाए तो डाइएजोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके डाइएजो हाइड्रोक्साइड या डाइएजोएट बनाते हैं। आप यहाँ पर मैकेनिज्म देखिए कि ये आपका हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रेजेंस में जबकि pH बहुत ज़्यादा है, पहले डाइएजो हाइड्रोक्साइड बनाया फिर डाइएजो 8 आयन बनाया है। इफ पैरा पोजिशन फिनॉल इस ऑक्यूपाई, यदि पैरा पोजिशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है जैसे CH3 ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर हमारा उस कंडीशन में मेटा पोजिशन पर ऑर्थो पोजिशन के ऊपर कपलिंग रिएक्शन हमें दिखाई देती है। कपलिंग रिएक्शन विथ टर्शरी अमीन यानी कि टर्शरी अमीन के साथ किस तरह से यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है। तो जो तृतीयक अमीन है, जो टर्शरी अमीन है वो डाइएजोनियम लवण के हल्के अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करते हैं। उसके फलस्वरूप जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है डाई एल्किल अमीनो एजोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म आप रिएक्शन देखिए और यहाँ पर हमें पैरा डाई मिथाइल अमीनो एजोबेंजीन हमें मिलता है। यह युग्मन अभिक्रिया दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। यदि अभिक्रिया प्रबल अम्लीय माध्यम में संपन्न हो तो अमीन एमीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए अमीनियम आयन में परिवर्तित हो गया, यानी धनावेशित नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस कारण युग्मन अभिक्रिया प्रबल माध्यम में संपन्न नहीं कराई जाती है। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, आप यहाँ पर मैकेनिज्म के अंदर आप यहाँ पर देखिए लॉन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद में डाइएजोनियम पे अटैक करा इसने नाइट्रोजन पर और एक प्रोटॉन निकल गया। इस तरह से हमें यहाँ पे कपल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लास्ट रिएक्शन है बच्चों प्राथमिक द्वितीयक अमीनों के साथ युग्मन, यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक अमीन डाइएजोनियम लवणों के साथ दुर्बल अम्लीय माध्यम में युग्मन क्रिया द्वारा डाइएजो अमीन यौगिक बनाते हैं। ये
नाइट्रोजन एजो यौगिक जो होते हैं HCl के साथ गर्म करने पर रंगीन सी एजो यौगिक में पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। अतः जब डाईएजोनियम लवण की एनिलीन के साथ क्रिया कराते हैं तो डाईएजोनियम एमीन बेंजीन प्राप्त होती है, परंतु जब डाईएजो एमीन बेंजीन को HCl के साथ गर्म करते हैं तो यह पैरा अमीनो एजो बेंजीन में पुनर्विन्यासित हो जाती है। यह जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वह डाईएजो एमीन एमिनो एजो पुनर्विन्यास कहलाता है। यह निम्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, NH2 एनिलीन से रिएक्शन करवाई है और इस तरह से हमें ये कपलिंग रिएक्शन मिल रही है। इसको हीट करने पर हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। तो बच्चों, यहाँ आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लास्ट टॉपिक था और आपकी आखिरी यूनिट यहाँ समाप्त हो गई है। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।